नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 9 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। डिस्कशन को इसमें पहला जो आर्टिकल है, इसके आर्टिकल के ये यूरोप में जो फंसे भारतीय थे नागरिक, ठीक है, छात्र जो है उनको वापस निकालने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है, ये किसके तहत हो रही है? ऑपरेशन गंगा के तहत हो रही है। इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। ये किसके तहत हो रही है? ऑपरेशन गंगा के तहत हो रहा है। राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसके अंदर है कि आप साधारण जो फ़ोन है, मतलब कि आपके पास जो यदि साधारण ऐसा टाइप का फ़ोन हो, ठीक है, उस फ़ोन से भी आप डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। ये फ़ोन से आप डिजिटल भुगतान क्या कैसे कर सकते हैं कि यूपीआई के माध्यम से जो लेन देन होती थी, वो आरबीआई ने अब क्या किया है कि सिंपल फ़ोन के माध्यम से आप इस पे आईवीआर के थ्रू कर सकते हैं। आईवीआर क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे आप किसी कंपनी को फ़ोन करते हैं तो आपको बताया जाता है ना कि कस्टमर केयर से बात करने के लिए 1 दबा है, दूसरी चीज़ों के लिए 3 दबा है, बैलेंस की जानकारी के लिए 4 दबा है। तो इसको बोला जाता है आईवीआर। ठीक है, तो आईवीआर के माध्यम से इसको चालित किया जाएगा। ये आरबीआई है ना, इसके द्वारा इसमें यूपीआई के चीज़ों को बात की जाएगी। ठीक है, ये मिस कॉल के माध्यम से हो सकता है, इसके जो फ़ोन का फीचर है इसमें दिया जाता है। ठीक है, ये भुगतान जो आधारित भुगतान है उससे संबंधित है। मतलब कि अब आप डिजिटल रूप से फ़ोन से भी आप भुगतान कर सकते हैं। तो सरकार का मकसद है कि सरकार चाहती है कि डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, आप जो पेमेंट करो कैशलेस करो। ठीक है, यदि कैशलेस जितना पेमेंट करोगे आप, उससे क्या होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आएगी मतलब ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो इसी से संबंधित है। चलिए अब हम थोड़ा सा यूपीआई के बारे में जानते हैं इसके डिटेल में। देखिए, यूपीआई जो है उसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये जो भुगतान होता है वो आईएमपीएस के माध्यम से होता है, मतलब इमिडिएटली, मतलब इसका हिंदी नाम है तुरंत भुगतान सेवा। ठीक है, तुरंत भुगतान सेवा किया जाएगा इसका। ठीक है, ये क्या होता है, कैशलेस को तीव्रता से आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें 24 घंटा ये सेवा उपलब्ध रहती है। अभी बहुत ज़्यादा जगह पे जाते होंगे तो आप फ़ोन पे करते होंगे, गूगल पे करते होंगे। ठीक है, तो ये इसके माध्यम से क्या करते हैं, तो ये 24 घंटा चलती है। ठीक है, यूपीआई जो होता है ये एक एप्लीकेशन के थ्रू होता है। जैसे आपका ये एप्लीकेशन है मोबाइल का, फ़ोन पे, ठीक है, इसके थ्रू आपके बैंक लिंक हो जाता है। आप इसको स्कैन करके क्या कर सकते हो, इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हो, फ़ोनपे को। ठीक है, तो ये बैंकिंग सुविधा प्रदान करती है, ये ट्रांजेक्शन करती है। जो भी मर्चेंट है, मर्चेंट को भी ट्रांसफ़र करते हैं। मर्चेंट मतलब जो दुकान लेने वाला होता है। ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन पे करती है। ठीक है, ये जो यूपीआई है वर्तमान में नेशनल ऑटोमेटेड क्लीनिंग जो हाउस है उसके माध्यम से होता है तुरंत भुगतान सेवा। उसके बाद है आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, भारत बिल भुगतान प्रणाली और रुपये। ठीक है, सबके सहित जो होता है ये किसके माध्यम से होता है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम मतलब एनपीसीआई द्वारा संचालित होता है। ये फ़ोनपे यूपीआई जो होता है वो फ़ोनपे के माध्यम से होता है, पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे, भीम ऐप के थ्रू भी होता है। ठीक है, तो इसमें से आपने, मुझे लगता है कि 90% जो होंगे आपने इसका यूज़ ज़रूर किया होगा अपने लाइफ में। ठीक है, कभी ना कभी, या कितने तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही करते हैं इसको। तो ये माध्यम होते हैं। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है यह एक अम्ब्रेला संगठन है। ठीक है, यह एक अम्ब्रेला संगठन है। इसका जो ये है खुदरा, ठीक है, खुदरा भुगतान और निपटारे जो प्रणाली है उसका संचालन किया जाता है आरबीआई और भारतीय बैंक संघ के द्वारा। ये चीज़ों को निपटारा करके भुगतान और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि एनपीसीआई का संचालन कौन करता है, तो आरबीआई मिलके और आईबीएन मिलके, मतलब भारतीय बैंकिंग संघ को मिला के। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। हमने इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है। इस पेज के अंदर बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए, एथिक्स के लिए कहीं पे एग्जांपल कर सकते हैं कि पहली बार हमारे दिल्ली में क्या हुआ था कि आग लग गई थी। ठीक है, उद्योग में, फैक्ट्री में आग लगने पे तो काबू पाने के लिए हमने क्या किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया। तो मतलब एक चीज़ है कि ड्रोन से पानी देना, दूसरी चीज़ है कि ड्रोन से आप मैपिंग कर सकते हैं और हम देख सकते हो कि अंदर में कौन कौन फंसा है, या फिर हम इससे चीज़ें से देख सकते हैं कि कहाँ पे एक्चुअली आग की जड़ है। ठीक है, तो उसके प्रभाव क्या जाएगा। तो ये हम एक एग्जांपल देंगे रोबोटिक्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी का। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किस तरह से हानि से पहुंच सकते हैं। अब देखो, इन काम को करने के लिए कोई व्यक्ति इस पे चढ़ता, इस पे जाता, अब हो सकता था कि उसका भी नुकसान हो सके।
राइट। लेकिन हम ड्रोन को इस्तेमाल करके क्या करेंगे, उसको हम सेव कर पाएंगे। तो ये सारा चीज़ें आप एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि बनी सहमति पूर्व जो लद्दाख है, ये 2020 में था कि जब हम अप्रैल में क्या था LAC के पास, LAC, और एक होता है LOC वाला जो होता है ना सीमा, ये पाकिस्तान से लगता है, और LAC का जो सीमा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये कहाँ पे है, ये चीन के साथ बाउंड्री लगता है। तो ये कभी ध्यान देंगे LAC और LOC में, राइट। तो ये वहाँ पे गलवान घाटी में चीज़ें चल रही थी। अब उसी को भारत और चीन के जो सैनिक है उसके वार्ता करेंगे, मतलब बैठ के बातें की जाएगी। तो सही बात है, कोई भी मामला जो होती है उसको बैठ के सुलझाना सबसे अच्छे तरीका होता है हमारे पास। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। आज आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एक चीज़ ये बताता है कि गैस की आपूर्ति यदि रुकेगा तो यूरोप के पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। मतलब कि यूरोप, देखो रूस क्या है ना, बहुत ज़्यादा गैस की आपूर्ति करती है, ठीक है। तो देखो कि यूरोप के जो देश है वो 40% है ना, वो कहाँ से लेते हैं गैस, ये रूस से लेते हैं। तो ये जो युद्ध यदि बाहर चला, यदि प्रतिबंध लग रहा है, तो इससे क्या होगी कि गैस की आपूर्ति भी बढ़ेगी। और गैस की आपूर्ति से देख रहे हैं कि विश्व में सबसे प्रमुख जो देश है वो गैस के लिए वो रूस है, ठीक है। उसके बाद अमेरिका आ जाता है, कतर आता है, नॉर्वे आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, कनाडा, अर्जेंटीना और नाइजीरिया, ठीक है। तो लेकिन देखिए यहाँ पे, और यहीं से यदि सप्लाई बंद हो जाए तो पूरे देश पे प्रभाव पड़ेगा इसका, ठीक है, पूरे विश्व पे, राइट। तो यही आर्टिकल था, कुछ खास इसमें है नहीं, आपको बस एक इन्फॉर्मेशन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है कि आत्मनिर्भर की प्रेरणा का उदाहरण बन सकता है UPI भीम पे। तो भीम पे और UPI क्या है कि हम ट्रांजेक्शन करने के लिए हमारे पास, हमने अभी डिस्कस किया कि ये हम आत्मनिर्भर है, हम दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। वही चीज़ें देखिए कि रूस में जब मैक्सिको में जो प्रॉब्लम हो रहा है रूस में, तो प्रतिबंध लगने के बाद यहाँ पे लाइनें, बहुत लंबी लाइनें लग चुकी है, क्योंकि ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, सारे सिस्टम बंद हो चुकी है, मास्टर कार्ड नहीं चल रहा है, वीज़ा का अपना सर्विस देना बंद कर दिया है। तो ये सारी समस्या आ रही है। वही चीज़ है कि भारत एक क्या है, UPI या भीम के माध्यम से हमने क्या किया है, आत्मनिर्भरता ले आया है। तो उससे हमें यदि कोई हमारे ऊपर प्रतिबंध भी लगाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसमें और कुछ निकल के नहीं आता है। यही रसिया ये वाला इशू बताएंगे जो हम पहले से भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में वही है कि तेल के जो संकट है ना उसको हल करने के लिए, तो कल हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें राइटर बता रहे थे कौन कौन सा पॉइंट होगा, तो उसमें हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया, इससे कुछ ज़्यादा आता नहीं है, राइट। नेक्स्ट एडिटोरियल में नहीं है, आज एडिटोरियल में कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल लोकपाल से संबंधित है, ठीक है। 3 साल के किसी भी इधर को मंजूरी देने से नकारा, ठीक है, ये लोकपाल से संबंधित है। अब चलते हैं हम लोकपाल के बारे में देखते हैं, ठीक है। लोकपाल के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं बताता हूँ। लोकपाल का जो गठन हुआ है, ये ऊंचे अधिकारी है ना, ऊंचे कर्मचारी है, अधिकारी है, वो जो बैठे हुए, तो नीचे तो उस पर जांच कर नहीं सकते। तो ऊंचे कर्मचारी के ऊपर जो भ्रष्टाचार का शिकायत होता है उसकी सुनवाई के लिए, उनकी कार्रवाई के लिए लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। आम बोलचाल में इसको लोकपाल कानून भी कहा जाता है। जिससे क्या होता है कि ये किस पे कर सके, जो कानून होता है, जो प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके ऊपर इनके द्वारा किया जाता है। अब देखिए इसकी संरचना कैसे होती है। ये कानून जो है लोकपाल कानून 2013, इसमें एक जो होगा ये बहुत सदस्यीय निकाय है। इसमें लोकपाल राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे और लोकायुक्त राज्य स्तर पे, ठीक है। लोकपाल जो होता है वो केंद्र स्तर पे होता है, राज्य स्तर पे कौन होगा, लोकायुक्त होता है। इसके एक अध्यक्ष होंगे और 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें ये एक नियम, एक शर्त रखा गया है कि 50% से ज़्यादा जो सदस्य है वो कहाँ से होने चाहिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक, यहाँ से आना चाहिए 50%, और बाकी का आप कैसे भी ला सकते हैं, राइट। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है। इस पेज के अंदर है कि मोदी जी का कहना है कि विकास की तेज़ी के लिए हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है इनकी मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तब तो आप विकास कर पाओगे। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधन को सीधा उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो है उसका सीधा हम उपयोग करें, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखिए गेहूँ बोलते हैं, यहाँ पे कृषि, ठीक है,
वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, ये सब शामिल होता है। अब वहीं देखिए उसकी विपरीत जो है द्वितीय क्षेत्र जो होता है वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना, विनिर्माण करना, और तृतीय क्षेत्र जो होता है वो सेवा प्रदान करता है। ठीक है, आमतौर पे जो अब ये जो होता है वो कम विकसित होते हैं तो देश की महत्वपूर्ण। अब हम बताते हैं, कृषि जो है हमारा वो प्रथम क्षेत्र है। अब आपको ब्रेड बनाना है, ब्रेड, तो ब्रेड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, गेहूँ। तो गेहूँ आपको कहाँ से मिल जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से मिल जाएगा। अब उत्पादन करना है उसको, गेहूं को पहले आटे में बदलना है, आटे को बदल के पूरा मैन्युफैक्चरिंग करना है, मतलब कि वस्तुओं को विनिर्माण करना है। तो विनिर्माण किया जाएगा, ब्रेड बनाया जाएगा। अब ये ब्रेड बन के तैयार हो गया तो अब सर्विस भी पहुंचाएंगे ना। सर्विस पहुंचाना मतलब दुकान वाले को बेचना या फिर एडवर्टीजमेंट करना कि कोई भी चीज़ें करना या फिर बहुत सारी चीज़ें होता है। तो ये तीसरा काम किसका होगा, सर्विस क्षेत्र वाले को होगा। तो ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आएगा, याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर आता है जहाँ से कृषि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका सीधा सीधा उपयोग किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में निर्मला सीतारमण जी ये कह रही है कि कच्चे तेल का भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यदि कच्चे तेल महंगा होगा तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है कि मैंने कल भी डिस्कस किया, तो 2-3 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें एक ही चीज़ को आप रिपीट नहीं कर सकते बार बार। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतना ही था। आप इस आर्टिकल को कंटिन्यू करिए, तब आप फॉलो कर पाएंगे और एक्चुअली आप करंट अफेयर का वैल्यू समझ पाएंगे। करंट अफेयर को, न्यूज़पेपर को आप स्किप नहीं करिए, आप न्यूज़पेपर को करिए, क्योंकि जड़ यही होता है। देखिए कोई भी मैगजीन तैयार होता है ना, वो न्यूज़पेपर से ही तैयार होता है, ना कि मैगजीन कहीं हवा से उड़ के आता है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर यदि आप पढ़े रहेंगे तो मैगजीन पढ़ना आपके लिए आसान होगा। आपको बता दो कि विजन आईएएस का मैगजीन आ चुका है हिंदी मीडियम में। ठीक है, हम 2 से 3 दिन में ये मैगजीन का वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए मैं बता दूंगा किस तरह से हम करेंगे उस मैगजीन का। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।